गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, जिसमें मैं बता रहा था टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ये मैंने बताया है। तो पहला जो टाइप होता है वो है स्थायी लागत विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, जिसको इंग्लिश में हम फिक्स्ड कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एसेट के यूज को टाइम में मैनेज किया जाता है। जो भी हम एसेट यूज करते हैं, देखो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एसेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। तो जो भी एसेट को हम यूज करते हैं, उस एसेट को देखा जाता है कि कितने टाइम यूज की गई है। एसेट को जो यूज करते हैं और देखते हैं कितने टाइम यूज की गई है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लिखा है एक एसेट है, उसकी लागत दी गई है कि एसेट खरीदी है हमने 10,000 रुपए में। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि उस एसेट को बेचा, जब वो पूरी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया। अब आखिर जब खराब हो गई वो चीज, तो फिर जब बेचा गया तो 2,000 रुपये मिला। और इसको जो यूजफुल टाइम था वो 5 साल का था। तो अब क्या है, जब 5 साल का टाइम है, यूजफुल टाइम 5 साल का है, तो हमको अब डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉस्ट थी, तो कॉस्ट में हम स्क्रैप वैल्यू घटा देते हैं और समय से डिवाइड कर देते हैं, टाइम से, तो हमारा डेप्रिसिएशन आता है। ये फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट मेथड का, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड इसको बोल दें। तो 10,000 रुपये कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये हो गई, और टाइम हमारा दिया है 5 साल का दिया था। तो इस तरीके से हमारा निकल गया 8,000/5, तो आ गया 1,600 रुपये डेप्रिसिएशन। ये हर साल एक जैसा रहेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर, कि जो एसेट होती है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कितना यूज की है, यूजफुल टाइम के हिसाब से उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका बी पॉइंट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर इक्वल रहता है। आपको ये याद रहना चाहिए पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब जो सी पॉइंट होता है, डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किस पे करते हैं, तो चार्ज हम लोग करते हैं मूल लागत पर। जो मूल लागत होती है, मूल लागत कह दो, या फिर उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं उसको। मूल लागत को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड क्या होता है या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोल देते हैं। आपको ये बता दिया मैंने कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होता है, और इसमें जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है, ये हर साल इक्वल रहता है, इसीलिए लिखा है एवरी ईयर ये इक्वल रहता है। और जो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, सपोज दैट एक मशीन है 200 रुपए की, ठीक है। मशीन 200 रुपए की है, और मशीन 200 रुपए की है। इसको लाने में जो खर्च हुआ है, जैसे किराया वगैरह, वो 50 रुपए लग गया है। तो टोटल हो गया 250 रुपए। तो मशीन को लेके जब तक घर पे आएंगे, उसको हम लोग स्थापित करेंगे कि हाँ मशीन चालू हो, तो तब तक के जितने भी खर्च होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, तो 250 रुपए ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। अब आप बताइए एक्चुअल कॉस्ट समझ में आई क्या होती है। ये है फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या तो स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर ये मानो, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि 1,600 रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन आया है, तो 5 साल का हम करेंगे तो पूरा 80,000 आ जाएगा। तो इसमें आखिरी में क्या आता है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आखिरी में जो एसेट की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू लास्ट में जीरो होती है। तो एसेट की वैल्यू कितनी में आती है, जीरो। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड कॉस्ट मेथड है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये पहला मेथड हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का। हो गया, ये समझ में आ गया ना। इसमें कोई डाउट बताइए, अगर डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी बताया है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इसमें एसेट को हम टाइम के बेस पे ही देखते हैं कि कितने साल यूज की गई, उसको डिवाइड कर देते हैं।
डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होता है, हम लोग एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाते हैं और एसेट की वैल्यू आखिरी में जीरो हो जाती है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। अब हम दूसरे पे आते हैं। सेकेंड होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। अब भाई ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में आप पहला पॉइंट याद रखो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटता रहता है। दूसरा होता है इसमें एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, ये लिखा ना इक्वल टू नॉट, मतलब जीरो नहीं होती है। थर्ड पॉइंट होता है स्क्रैप वैल्यू को यूज नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एसेट के बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो चारों पॉइंट का। पहला तो है डेप्रिसिएशन हर साल घटता है क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, क्रमागत ह्रास पद्धति। तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है हर साल बैलेंस घटना। जैसे एक एसेट है हमारी, 1,000 रुपए की एसेट है, ये एक एसेट है। अब इस 1,000 रुपए पे 10% कह रहा है डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी 10 साल के लिए। ठीक है, तो जब पहली साल लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1,000 की एसेट थी, 10% होता है इसका 100 रुपए। तो 100 रुपए माइनस होके अब जब सेकेंड ईयर लगेगा तो 900 रुपए पे लगेगा। 900 का 10% होता है 90 रुपए। अब 90 रुपए माइनस होके तीसरी साल कितना रहेगा? तो 900 में 90 चला जाएगा, तो बचेगा 810 रुपए। अब इस पे लगेगा 10%, तो फिर होता है 81 होता है। इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल कम होता जा रहा है। ठीक है, साथ में एसेट, जो एसेट का बैलेंस आया है, अब जैसे ये 100 रुपए माइनस हो गया, तो 1,000 में से जब हम 100 रुपए माइनस कर देंगे तभी तो हमारा 900 रुपए आया। तो एसेट के बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और इसमें एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं आती है, स्क्रैप वैल्यू हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें। अब एक और पॉइंट होता है, पांचवा पॉइंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन तथा रिपेयर पर समान रूप से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। समान रूप से मतलब कि जितना हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एसेट पे, उतना ही समझ लो रिपेयर होगा। तो समान रूप से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो देखिए जरा साहब, ये 5 पॉइंट मैंने बताए। अब इसमें जो लिखा था कि डेप्रिसिएशन तथा रिपेयर पर सामान्य रूप से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन तथा रिपेयर पर सामान्य रूप से भार पड़ता है। ये जरा ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो देखो, जो ये क्रमागत ह्रास पद्धति है, ये हमारे सरकारी विभागों में यूज होती है। सीधी सी बात आप समझो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसी मेथड को यूज करता है। तो गवर्नमेंट कौन सा मेथड यूज करता है? तो वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है गवर्नमेंट जो यूज करता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम लें, मोटरसाइकिल ली हमने, मोटरसाइकिल ली है, ये है हमारी 1,00,000 रुपए की। तो इस पे क्या हुआ, 20% डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितना डेप्रिसिएशन लग गया? तो 20,000 रुपए लगा, तो इसकी वैल्यू बची 80,000 रुपए। अब जो 80,000 रुपए बची है, फिर अगर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसकी 16,000 रुपए कम हो जाएगा, तो बचेगा ये 64,000 रुपए की इसकी वैल्यू बचेगी। इसी तरीके से तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। तो आप ये याद रखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या बताता है। मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन तथा रिपेयर पर नॉर्मल रेट से भार पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन कैसा, पहली साल लगा 20,000 रुपए, दूसरी साल लगा 18,000 रुपए, 18 नहीं, हाँ 16,000 रुपए। तो आप जरा बताओ ये समान रूप से कैसे पड़ेगा? तो ये इस तरीके से पड़ता है कि जब कोई, अगर जैसे हमने मोटरसाइकिल खरीदी है 1,00,000 रुपए की, ठीक है, तो पहली साल हो सकता है कि हमको सर्विस में ज्यादा खर्च ना करना पड़े, सिर्फ 2,000 रुपए खर्च करना पड़े। ठीक है, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन कितना निकाल लिया, तो डेप्रिसिएशन हमने 20,000 रुपए लगाया है, तो अभी तो बराबर नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी साल फिर हो सकता है हमको 10,000 रुपए खर्च करना पड़ जाए, तो दूसरी साल हमने 16,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया है। लेकिन तीसरी साल जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी गाड़ी, तो हो सकता है कि 30,000 रुपए खर्च करना पड़ जाए। लेकिन अब हम कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो हमारा कम लग रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक देखो, जब डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है तब रिपेयर कम होता है क्योंकि नई गाड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे डेप्रिसिएशन कम होता जाता है टाइम के साथ में, वैसे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो दोनों पे बराबर भार लग पड़ता है, इसलिए बताया मैंने। आप ये याद रखिए, ये जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यूज करता है, गवर्नमेंट भी, हर कोई इसी मेथड को यूज करता है। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया। समान भार पड़ने का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जैसी वेन, जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है तब रिपेयर कम होती है क्योंकि मशीन
न्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार यार जो भी हो वो न्यू होती है। लेकिन जब डेप्रीशन डिमिनिशिंग में डेप्रीशन भी कम होता जाता है समय के साथ में, तो रिपेयर बढ़ता जाता है। जब रिपेयर बढ़ता है तो ये उस टाइम गाड़ी हो चुकी होती है पुरानी, ओल्ड हो चुकी होती है मशीन। तो ये एक तरीका होता है, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि इक्वल ये भार जो होता है वो पड़ता है, नॉर्मल रेट पे पड़ता है, कि जितना अगर घट रहा है तो उतना ही रेट होता है, ये आप याद रखो। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूरा क्लियर हो गया, आ गया? इसमें कोई डाउट है आप लोग बताइए? नहीं डाउट है? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब तीसरा मेथड होता है एनओटी मेथड, जिसको हम बोलते हैं वार्स्की विधि। उससे पहले आपको जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसका एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा है मैंने कि 1 जनवरी 1998 को मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की। इस पे कैरिज लगा है, जो भाड़ा होता है वो 10,000 रुपये लगा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट पे निकालते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी होगी मशीन की? मशीन की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए होगी कॉस्ट। ये कॉस्ट हो गई। अब फिर कह रहा है कि जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो है 10% है पर एनम। अब हमको बताना है क्या है, तो कह रहा है 31 दिसंबर 2000 का डेप्रिसिएशन बताना है कितना होगा। अब ये कोई बता सकता है? बड़ा आसान है बताना कितना होगा। देखिए जरा सा, पहली साल था हमारा 1 जनवरी 1998 था। इस टाइम मशीन थी हमारी पास 1,10,000 रुपए की। तो हमने डेप्रिसिएशन इसमें माइनस किया, डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। कितना हो जाएगा इसका? तो 11,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा? 99,000 रुपये बचा। अभी इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ये 1 जनवरी पे था और डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 31 दिसंबर 1998 को लगाया। तो डेप्रिसिएशन हमारा लगा था 31 दिसंबर 1998 को डेप्रिसिएशन लगा था। अब फिर हम दोबारा फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं? तो हम 31 दिसंबर 1999 में लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9,900 रुपये। तो आ जाएगा 89,100। अब फिर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 31 दिसंबर 2000 का लगा रहे हैं, यही तो पूछ रहा है कितना होगा। तो जब आया है 89,100 आया है, तो इसको जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा 8,910 आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 80,190। ये इसकी एफिड की आखिरी वैल्यू है। और जो हमारा 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन आया है वो अमाउंट है 8,910 रुपए। ये अमाउंट है डेप्रिसिएशन का। तो ये आपको समझ में आया? अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जिसमें कह देगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की जो दर है वो 10% दी हुई है। मशीन खरीदी गई थी 1 जनवरी 1998 को मशीन खरीदी थी। और फिर आगे कह रहा है कि 31 दिसंबर 2000 को उसका अपलिखित मूल्य, एस्टिमेट वैल्यू जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपलिखित मूल्य, वो दी है 80,190। तो ये मतलब कि ये देखो, ये एस्टिमेट वैल्यू आती है जितना निकलता है। जैसे यहाँ पर पहली साल आई थी 99,000, दूसरी साल आई थी 89,000 और 100 रुपए, फिर आई थी 80,190 आ गई। तो ये आखिरी वाला दिया है कि मशीन की कितनी वैल्यू बची है। तो अपलिखित मूल्य इतना बचा हुआ है मशीन का। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1998 में मशीन की वैल्यू क्या थी, कॉस्ट क्या थी, यही क्वेश्चन था। तो आप जरा सा आप सोचो, मशीन थी 80,190 रुपए की थी, ठीक है। अब आपको ये भी नहीं बताया कि इस पे कितना कैरेज लगा, क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो आपको सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो आप ये याद रखो कि 10% को हम अगर ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, 5 का अगर 10% निकालो कितना होता है? तो 0.5 होता है। 5 का 10% अगर निकालोगे इतना ही तो होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये 80,190 रुपए ये मानी, एफिट की जो वैल्यू अभी बची हुई है वो मानी, और फिर हमने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने 4.5 कर दिया। 3 साल का निकालना है तो 5/4.5, 5/4.5। ये हमने क्यों किया तो अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारे पास आखिरी वैल्यू दी है मशीन की, तो हमें निकालना है उल्टा। तो उल्टा निकालने के लिए वैसे देखो, जब 10% निकालते हैं तो इसका 10% अगर निकाला तो कैसे आया था? ऐसा आया था ना कि 1,10,000 गुड़ 1,10,000 गुड़ते 10%, ऐसे ही तो निकाला था मैंने। तो 11,000 रुपये आ गया था।
लेकिन अब मैंने क्या किया है, 10% को हमने लिख दिया उल्टा, तो इसको यहाँ पे नीचे 10% कर दिया है, तो 4.5 हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,10,000 रुपए। अब ये बात आपको समझ में आई, ये आपको मेथड याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आपको इसी मेथड से आपको ये पता करना हो कि नहीं नहीं हमें ये भी निकालना है इसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे। आपके पास दिया है 1,10,000 रुपए दिया था, तो आप अब देखो 10% होता है 4.5, तो 4.5 अपॉन 5 कर दो। जैसे यहाँ पे हमने सीधा उल्टा किया था, यहाँ पे सीधा कर दो, तो पहली साल हमारा 11,000 रुपये आ जाएगा। करके देखो, तो करके देखते हैं। 1,10,000 गुणते हैं 4.5 अपॉन 5, तो 1,10,000 कटने के बाद आएगा 99,000 रुपये आ जाएगा। 1,10,000 में 11,000 कटने के बाद 99,000 आ जाएगा। अब जब दूसरी फल की हमको अगर निकालनी है कितनी बची उसकी एस्टीमेट वैल्यू, तो ये होता है हमारा एस्टीमेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ये हमको एस्टीमेट वैल्यू कितनी आई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो दूसरी साल के लिए भी ऐसी कर लो, तीसरी साल के लिए भी ऐसी कर लो, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, तो निकलने का आंसर इसका तरीका है, 3 साल का हमको निकालना है, तो हमने 4.5 अपॉन 5 इंटू 4.5 अपॉन 5 करोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 80,190, ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये याद रखो, जब कहे कि हमें यह याद करने कहे कि एस्टीमेट वैल्यू क्या होगी या अपलिखित मूल्य क्या होगा, वो कुछ भी ना दिया हो कि मशीन कितने में लाए थे, क्या उसकी कॉस्ट थी, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा लास्ट का था इंटू 5/4.5, ये अगर आप याद रखोगे तो आपका डेप्रिसिएशन का ये दूसरा बार तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ गया आपको? इतने में कोई डाउट, इतने में कोई डाउट है आपको, बताइए। सर टमाटर में नहीं आता। तीसरा है एनओटी मेथड, जिसको बोलते हैं वार्षिकी विधि। पहले और दूसरे वाले थोड़े से कठिन थे, बाकी सब बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आपको आसानी से आ जाएगा। एन्युटी मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग वार्षिकी विधि। तो एन्युटी मेथड के बारे में कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल है जब हम एसिड को लीच पर देते हैं, जब एसिड को लीच पर देते हैं तब यूज करते हैं इसका। इसका जो फॉर्मूला होता है, लीच का मतलब सर पट्टा होता है फॉर्मूला ना, होता पट्टे है पर देते हैं। एन्युटी मेथड का, एन्युटी रेट इक्वल टू होता है कॉस्ट इनटू एन्युटी प्राइस, ये होता है। और कॉस्ट है हमारी, मानो कॉस्ट है जैसे 10,000 रुपए की कोई मशीन है, और एन्युटी प्राइस हमेशा पॉइंट में होता है, जैसे 2.5 0.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो ये हमारा एन्युटी रेट होता है। अब इसके बारे में कुछ मैं 1-2 पॉइंट बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता रहता है। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका, संपत्ति की लागत और उस पर ब्याज जोड़ते हैं। तो जो संपत्ति की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। अब ये होता क्या है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हम लोग किसी बिल्डिंग को लीज पर देते हैं तो उससे जो रुपए हमें हर साल कमाई होती है, तो उस कमाई को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने पे हमको मिलता है ब्याज। तो लागत के जो हमारी वैल्यू थी एसेट की, उसमें ब्याज और जुड़ गया, तो उसे हम लोग बोल देते हैं एन्युटी रेट। बस इतना सा है, सिंपल सा। तो इसमें क्या करते हैं, तो संपत्ति की लागत और ब्याज को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, तो वाई, तो वाई का रीजन ये है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, जब हम लोग उसको लीज पे उठा रहे हैं, उसको हम लोग हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट पे मिलता है हमको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को हम कॉस्ट में जोड़ देते हैं, इसलिए एन्युटी मेथड के बारे में बताया था। फिर चौथा होता है सिंकिंग फंड मेथड। तो ये एन्युटी मेथड क्लियर हुआ। फिर चौथा होता है सिंकिंग फंड मेथड। ये सारे फंड मेथड के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू। जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट को याद कर लोगे तो तब भी एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो सारे पॉइंट यही सब लिखे आएंगे एमसीक्यू में, देख लेना, कोई नया पॉइंट नहीं आएगा। सिंकिंग फंड कह दो या फिर उसको डेप्रिसिएशन फंड कह दो, ठीक है। तो सिंकिंग फंड मेथड को भी हिंदी में बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड या फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो हिंदी में बोलते हैं सिंकिंग फंड या फिर ह्रास कोष विधि। अब ये क्या होती है, अब इसमें हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग लास्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बेच देते हैं। जैसे इन्वेस्ट, जब 5 साल की थी मशीन, ठीक है, 5 साल तो हमने इन्वेस्ट किया। अब जब 5 साल हमने इन्वेस्ट किया, 5 साल हुए, तो हमने आखिरी बार क्या किया, जितनी उसकी वैल्यू थी सबको हम बेच दिया हमने, तो सब बेच के देते हैं तो जिससे हम नई मशीन खरीद सकें। तो ये हमारा क्या रहता है, सिंकिंग फंड मेथड। तो इसके अगर पॉइंट लिखें तो ए पॉइंट हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन लगाना व एसेट को चेंज करने के लिए मनी प्रोवाइड करना, ये इसका ए पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिए।
और बी पॉइंट इसका हो जाएगा लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी होती है उसको पेमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करना। बी पॉइंट इसका हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट। अब जरा आप ये बताओ इस वर्ड का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट। इसका मतलब है जो सिंकिंग फंड मेथड में ये हम मान लेते हैं कि अगर 5 साल के लिए उसकी एसेट है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल के लिए संपत्ति की उसकी एज है, तो 5 साल हमने उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पर, जो भी डेप्रिसिएशन लगाया उसका हो सकता है हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, तो 5 साल बाद हम जब हमारे पास देखो क्या बचेगा, संपत्ति तो खराब हो गई, तो जो हमने डेप्रिसिएशन काट के पैसा लगाया था उस पर ब्याज भी मिलेगा, तो उस सबको हमने बेच के जितना भी हमको मिल गया, मानो अगर 1 लाख की मशीन थी और इन्वेस्ट किया मिल गया 1.5 लाख रुपए, तो बल्ले बल्ले है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है, पेमेंट करने का मतलब है कि जब ये मशीन की एज खत्म हो तब आप नई मशीन खरीद पाओ, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब होता है बाई न्यू मशीन। ये हमारा सिंकिंग फंड मेथड था या फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ये दो मेथड क्लियर। दो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं यही यही पॉइंट एग्जाम में आते हैं, तो इन्हीं इन्हीं पॉइंट को आप याद कर लीजिए। लिख लिए तो आगे इरेज करें। हाँ सर। पांचवा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये सारे मैं बता चुका हूं, इनको बारे में मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3-4 और मेथड है, बस वही मेन मैं बताऊंगा, उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब अभी एमसीक्यू कराएंगे तो सारे आपको एमसीक्यू तैयार रहेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट आप लिखोगे इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड का, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से पॉलिसी पे करना, पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट पे करना, पॉलिसी का प्रीमियम पे करना, ये इसका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड का पहला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा पॉलिसी बंद करने पर अमाउंट को डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करते हैं। पॉलिसी बंद करने पर अमाउंट को डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड या फिर बीमा पॉलिसी मेथड होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा रीवैल्यूएशन मेथड, छठवां हो जाएगा रीवैल्यूएशन मेथड। इसको हिंदी में बोलेंगे पुनर्मूल्यांकन विधि। इस पे जब हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बस एक पॉइंट आप लिख लीजिए तो आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। ए नंबर में आप लिख लीजिए डेप्रिसिएशन का मूल्य या फिर प्राइस हर साल निर्धारित करते हैं, एवरी ईयर डिसाइड करते हैं, तथा प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एसेट की बुक वैल्यू माइनस का रीवैल्यूएशन अमाउंट। अब आपको मैं ये बता रहा हूं, अभी तक मैंने जितना ही बताया मैंने ये बताया था डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये बताया था मैंने कि हमेशा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बुक वैल्यू क्यों लिखा है, इसलिए मैंने बुक वैल्यू लिखा है। तो रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है कि पुनर्मूल्यांकन विधि, कि हर साल डेप्रिसिएशन लगाया हमने, जैसे 10,000 रुपए मशीन की कीमत थी, हमने डेप्रिसिएशन लगाया 20%, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कीमत उसकी कम हो गई, कीमत जब कम हुई तो फिर हुआ क्या, तो हमने फिर देखा कि अब कितनी एक्चुअल में कितनी बची उस मशीन की कीमत। तो आप इसके एग्जाम्पल समझो जैसे, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो डेप्रिसिएशन फंड के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो एग्जाम्पल में लिखा है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट गुडविल पेटेंट कॉपीराइट होता है, वही चीज पेटेंट है, ये वाला गुडविल पेटेंट वाला। इंटेंजिबल एसेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई जानवर हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, कोई औजार हो गए, छोटे मोटे औजार जिनको हम बोलते हैं लूज टूल, ये सब हो गए। तो इनमें इनको हम लिखते हैं एसेट की बुक वैल्यू पे। क्यों लिखते हैं, तो देखो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हर साल या तो देखो एसेट बढ़ जाएगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है, या तो हो सकता है कि हम उसको जोड़ दें, प्लस कर दें। तो ऐसा क्यों, कि जैसे इन्वेस्टमेंट है आपका, आपने कहीं पे 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट किसी साल कम हो जाए, किसी साल बढ़ जाए, तो बढ़ेगा तो हम जोड़ देंगे, कम होगा तो घटा देंगे। जानवर के केस में क्या होता है कि जानवर जब मर जाता है तब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो माइनस कर देते हैं। पेटेंट के केस में क्या है, पेटेंट के केस में ये कि आपने पेटेंट लगा दिया है तो अब कोई और वो सामान बना नहीं सकता है, तो आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस होता रहेगा। अब लूज टूल का मतलब होता है छोटे मोटे जो सामान होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको माइनस करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य हमको पता नहीं होता है कि अगली साल क्या होगा,
ठीक है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं इसको, तो देखते हैं हम कितना मूल्य है, जितना हमने डेप्रिसिएशन लगा के मूल्य निकाला कि हाँ इस साल इतना मूल्य है, तो उतना अगर ज्यादा आया मूल्य पिछली बार से तो हम जोड़ देंगे, अगर कम आया तो माइनस कर देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसलिए हम इसे बुक वैल्यू पे लिखते हैं कि एसेट की बुक वैल्यू जी थी, माइनस कर दिया हमने उसमें रीवैल्यूएशन अमाउंट माइनस कर दिया। तो ये होता है हमारा रीवैल्यूएशन मेथड, जो हम बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, बुक प्राइस पे। बहुत अच्छा मेथड है ये रीवैल्यूएशन मेथड। अब एक इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, किस तरीके क्वेश्चन इसमें आता है, रीवैल्यूएशन मेथड का क्वेश्चन कैसे होता है। तो आप जरा ये पेज को देखिएगा, ये रीवैल्यूएशन मेथड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2011 को मोहन के पास 20,000 रुपए का एक उपकरण है या कोई स्टॉक है, तो 20,000 रुपए का है, ठीक है। अब आगे पर दिया है इसका जो रीवैल्यूएशन प्राइस है वो 18,000 रुपए है, तो जो बुक वैल्यू है 20,000 रुपए, 18,000 माइनस कर दो, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें, तभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि 20,000 में अगर 18,000 माइनस हो जाएगा तो 2,000 बचेगा। कि बुक वैल्यू एसेट की जो बुक वैल्यू वो लिखा है ना, मोहन के पास 20,000 रुपए की है, जिसका बुक वैल्यू इसका ये 20,000 रुपए है, और रीवैल्यूएशन अमाउंट दिया है, पुनर्मूल्यांकन जो मूल्य दिया है वो 18,000 रुपए दिया है, तो हमने माइनस कर दिया। तो इससे हमारा आ गया रीवैल्यूएशन मेथड हो गया। बाकी जो 3-4 और मेथड है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे 7वां मेथड है मशीन घंटा दर विधि, मशीन आवर रेट मेथड। अब इसमें क्या होता है कि मशीन कितने घंटे काम की उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बस इतना सा याद रखना आपको, मशीन कितने घंटे काम की तो उस पर लगाएंगे हम लोग मूल्य ह्रास। फॉर्मूला आप उसको याद कर लो। फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो ये पता होना चाहिए कि पहले मशीन कितने घंटे, 1 घंटे में कितना काम करती है। 1 घंटे का अगर हमको मूल्य निकल आएगा कि 1 घंटे में इतना काम करती है, तो हम फिर बाकी निकाल सकते हैं कि हाँ वो पूरे जीवन काल में कितने घंटे काम किया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला ही है, पहले तो हम निकालते हैं प्रति घंटा दर कितनी है, तो पर आवर रेट निकालेंगे पहले तो पर आवर रेट होता है इसका, जितनी मशीन की वैल्यू हो कॉस्ट में हम माइनस कर देते हैं, उसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो और अपॉन कर दो उसका कितना हमने अनुमानित समय था, एस्टिमेट टाइम। ये मानो कि मशीन थी हमारी 10,000 रुपए की थी, बेचा हमने उसको 2,000 रुपए में, तो 10,000 माइनस 2,000 वो चली है 5 साल, तो 5 साल में डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारा प्रति घंटे का दर निकल आया कि कितने घंटे काम कर रही है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाता है रेट पर आवर जो दिया था, तो पर आवर रेट हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, एक्चुअल वर्क आवर में, इनटू एक दिन में कितना काम हुआ, वर्क डे टोटल कितने दिन में काम हुआ। तो ये समझो जैसे आपको यार निकालना है एक मशीन में कितना हमको डेप्रिसिएशन लगा है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि मशीन हमारी मान लो 20,000 रुपए की मशीन है, ठीक है। अब जो 20,000 रुपए की मशीन है तो इस पे बेचा हमने 2,000 रुपए में, और अनुमान लगाया गया था कि अनुमान था कि चलेगी कितनी, तो चलेगी 2 साल चलेगी, 2 ईयर ये लगाया गया था अनुमान। तो इसे जब भाग दे दोगे तो निकल आएगा हमारे कि पर घंटा कितनी चलेगी। आगे पर दिया है डेप्रिसिएशन में कि पर आवर रेट इनटू एक्चुअल कितने घंटे काम किया इनटू वर्किंग डे। हम इसको थोड़ा आसान तरीके से बताएं ये फॉर्मूले को, तो आप आसान तरीके से समझना चाहते हो तो मानो हमने 100 रुपए की मशीन थी, 20 रुपए में बेची जब वो खराब हो गई, और चलना कितना था, हमने अनुमान लगाया कि 100 घंटे काम करनी थी, तो कितना आएगा 80/100 आ जाएगा, तो हमारा प्रति घंटा दर इतना निकल गया आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग 80 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा, तो 80 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आएगा 0.8 रुपए पर आवर। इतना हमारा निकला है डेप्रिसिएशन 1 घंटे का पर आवर का, ये निकल के आ गया। अब जब डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो पर आवर कितना 0.8 निकला है, और हमने ये दिया था कि ये था अनुमान था कि इतने घंटे काम करेगी मशीन, लेकिन काम करती कितनी वास्तव में, कंपनी लोग तो झूठ लिखते ही रहते हैं, काम की वास्तव में 90 घंटे, तो 90 घंटे जो वास्तव में काम की लिख दिया, और कितने दिन काम किया है, तो काम किया है इसने 40 दिन काम किया है, तो निकाल दो पूरा, निकल के आ जाएगा 0.8 में जब माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 0.8 मल्टीप्लाई 90 और मल्टीप्लाई करोगे 40 दिन, तो आ जाएगा 2,880 रुपए। यही डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है 2,880 रुपए। इस तरीके से मशीन आवर रेट काम करता है। तो मशीन आवर रेट का काम क्या होता है, ये हमको दिखाना होता है कि मशीन कितने घंटे काम करती है, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो मेथड था उसका ये। 8वां है यूनिट प्रोड्यूस मेथड, यूनिट प्रोड्यूस मेथड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यूनिट प्रोड्यूस मेथड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जैसे पर आवर रेट निकालते थे तो यहां निकालेंगे पर यूनिट रेट के क्या होगा,
तो पर यूनिट रेट निकालेंगे, बस 10 मिनट की वो क्लास बची है। पर यूनिट रेट, तो टोटल मशीन की वैल्यू क्या थी, कॉस्ट अपॉन में कर देंगे कि एफिट पूरी जिंदगी में कितना प्रोडक्शन करेगी, तो एफिट लाइफ टाइम में कितना प्रोडक्शन किया होगा, माइनस कर देंगे हमने कितना अनुमान लगाया था, तो हमारा पर घंटे का निकल आएगा। फिर जब डेप्रीशन निकालेंगे तो पर यूनिट निकल आया, तो पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं। ये होता है पर यूनिट का मेथड। फिर आता है लीगल मेथड। लीगल का तो सीधी बात है कि डेप्रीशन आप सही तरीके से लगाओ, जो मेथड यूज कर रहे हो वही यूज करो मेथड। ये होता है लीगल मेथड। तो मशीन आवर रेट में पहले हम प्रति घंटा रेट निकालते हैं, फिर डेप्रीशन निकालते हैं, और यूनिट प्रोड्यूस में निकालते हैं पर यूनिट, इसका फिर डेप्रीशन निकालते हैं। तो ये 2 मेथड हो गए। अब एक आखिरी बचा है सम ऑफ ईयर मेथड। जो जो एग्जाम में आते हैं मैंने वही वही मेथड बताए हैं। अब 10 नंबर पे आता है सम ऑफ ईयर मेथड। ये मेथड क्या है, बढ़िया मेथड है ये भी। इसका ए पॉइंट याद रखो कि एवरी ईयर डेप्रीसिएशन का अमाउंट घटता रहता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे। आप ये याद रखो, जैसे कि मानो अगर 5 साल है एक मशीन, इसकी लाइफ 5 साल है, 5 ईयर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस तरीके से सम ऑफ द ईयर करते हैं कि सारे साल को जोड़ देना और फिर डेप्रीसिएशन निकलते हैं। तो इसका जब तक हम एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है कि मशीन की कॉस्ट है कि इतने में मशीन खरीद के लाने में खर्चा जो भी हुआ होगा, तो जैसे 20,000 रुपए है। अवशिष्ट मूल्य का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, दिए कुछ भी नहीं है तो मत लगाओ स्क्रैप वैल्यू जब नहीं दी है। एस्टिमेट लाइफ है, जो जीवन काल कितना है, तो लाइफ इसकी थी 3 ईयर, 3 साल चली। फिर कह रहा है कि हमको सम ऑफ ईयर मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। सम ऑफ ईयर मेथड से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था कि एक मशीन है जिसकी लागत है 20,000 रुपए लागत है उसकी, उसका जो लाइफ है वो 3 साल की है। अब सम ऑफ ईयर से हमको निकालना है दूसरी साल का डेप्रिसिएशन। तो बहुत आसान है, पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सिंपल सा डेप्रिसिएशन। तो 20,000 रुपए की मशीन थी, तो 20,000 रुपए की मशीन थी, अपॉन में 3 साल दिया है, तो 3 साल के लिए 3 + 2 + 1। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन बराबर में कॉस्ट अपॉन में सम ऑफ ईयर। तो कॉस्ट थी 20,000 रुपए, सम ऑफ ईयर किया तो 20,000/6 आ गया। काटा पीटा तो हमारा कितना आया, अभी ना निकालो, इतना ही सोच लो, इतना निकल आया। ये हमारा मूल्य ह्रास निकाला। अब कह रहा है हमें दूसरी साल का निकालना है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, पहले हम पहली साल का निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरी साल का निकाल दे रहे हैं, और बताने के लिए आपको यहाँ पे तीसरी साल का भी निकाल दे रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए तीनों साल का। पहली साल का कितना कितना निकालेंगे, तो पहली साल का जब निकालोगे आप, तो डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन था, कॉस्ट थी इसकी देखो 20,000 रुपए थी, सम ऑफ ईयर जो था वो 6 था। अब जब पहली साल का निकाल लो तो हमने सम किया था पहले, देखो तीसरा दूसरा पहला इस तरीके से जोड़ा था, तो पहला साल अब हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, तीसरा सेकेंड वाला सेकेंड ईयर, और तो थर्ड वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे तो 20,000 अपॉन में 6 × 2 कर देंगे, थर्ड ईयर में क्या करेंगे तो 20,000 अपॉन 6 × 1। देखो सम ऑफ ईयर का मतलब होता है कि जैसे 3 साल दिए तो 3 + 2 + 1, हम लोग अवरोही क्रम में करते हैं, बड़े से छोटे में घटाते हैं, कम करते जाते हैं। 3 + 2 + 1 किया तो 3 + 2 + 1 हो गया। तो पहली साल का दिया था, जैसे मशीन की वैल्यू थी 20,000 रुपए, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन सम ऑफ ईयर, तो हमने निकाल दिया इतना जो यहाँ पे निकला था। तो सम ऑफ ईयर कितना दिया, 3 + 2 + 1 है, यही तो है सम ऑफ ईयर। तो आप सोचो इसमें 3 + 2 + 1 दिया है, तो पहली साल क्या होगी, तो पहली साल 3 होगा, दूसरी साल 2 होगा, तीसरी साल 1 होगा। तो हम यहां से लेते हैं कि स्टार्टिंग पहली साल ये हो जाएगी, दूसरी साल ये होगी, और तीसरी साल ये होगी, ये हम समझते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखो पहली साल की जब बोला था तो मशीन की कॉस्ट थी 20,000 रुपए थी, तो हमने 20,000 रुपए लिख दी, अपॉन 6 कर दिया सम ऑफ ईयर, मल्टीप्लाई किया हमने, जब पहली साल का कितना आया 3 आ गया, दूसरी साल का यहाँ पे देखो 2 आ गया, तीसरी साल का 1 आ गया। यही मेथड है भाई सम ऑफ ईयर का, बस और कोई मेथड नहीं। इतने मेथड अगर आपने समझ लिए तो डेप्रिसिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब बस एमसीक्यू बताने हैं, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइए इतने में आपको दिक्कत है कोई?